क्या आपको पता है कि हाल ही में हुए पैलेस्टाइन के अंदर अटैक के अंदर जो हॉस्पिटल के अंदर 500 लोगों की जान गई थी, इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? या फिर हमारे भारत देश के अंदर बात करूँ तो फूड सिस्टम के अलग अलग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो आज इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है रूपेंद्र शेखावत एंड आई वेलकम यू टू द रॉ क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, जो लोग नए जुड़ते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है, बट इसके साथ साथ हम हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उस पर भी फोकस करते हैं। डजेंट मैटर आप किसी स्कूल में हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक मेजर रोल प्ले करती है आपकी लाइफस्टाइल में। तो इसी के साथ में जैसा कि आपके साथ हर रोज़ में एक कोट शेयर करता हूँ जिसे आप अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं एंड डेफिनेटली यू विल सी द चेंज इन योरसेल्फ। तो आज का जो कोट है कि कीपिंग ऑल स्मॉल थिंग्स इन माइंड कैन वीकन इवन वीक रिलेशनशिप। अब देखिए दोस्तों, आज का जो ये कोट है ये आपकी जो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, चाहे आपके फ्रेंड के साथ हो, चाहे वो किसी आपका कोई बड़ा हो या उससे कुछ छोटे जो लोग हैं, या फिर फैमिली में कहता है ना जैसे छोटे आपके भाई बहन हैं या फिर एल्डर्स जो हैं, इन सभी को लेकर रिलेशनशिप देखिए दोस्तों, आजकल जो स्टेटस है एक रिलेशन का वो इतना कोई खास जो कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है बिटवीन फैमिलीज वो नहीं रहा है, बिकॉज ऑफ वेस्टर्न इम्पैक्ट। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो इम्पैक्ट है हमारी कल्चर के ऊपर वो इतना ज़्यादा है कि जो रिश्तों की जो अहमियत है वो कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं भारतीय लोग भी। अब ऐसे में ज़रूरत है कि हम हमारे जो रिलेशन है, चाहे वो किसी के साथ भी हो, हमारे दोस्त के साथ या व्हाटएवर, जैसे कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट जो एक रिलेशन होता है उनको बचाने की ज़रूरत है। और इसके लिए ज़रूरत है कि हम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको इग्नोर करना सीखें। अब कई बार क्या होता है दोस्तों कि कई छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो रिश्तों के अंदर दरार डाल देती हैं। जैसे कि कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं आप घर के अंदर से, जैसे होता है ना कई बार कि कहीं से आप फ्रस्ट्रेट होके आए हैं, मान लीजिए कहीं से आप स्कूल से या कहीं बाहर से आप गुस्सा होके आए हैं, कहीं पे घर पे किसी ने भी आपको थोड़ा कुछ बोला, अगर ये आपका जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि डे बाय डे हम देखते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि आप स्कूल से या ऑफिस से या कहीं से भी आप एक फ्रस्ट्रेशन का जो मूड लेके आते हैं, देन घर पे आपको थोड़ा सा भी अगर आपके अगेंस्ट कोई बोल जाता है तो कैसे आप इमीडिएटली रिएक्ट कर देते हैं एंड विदाउट एनी सेकंड थॉट जब आप रिएक्ट करते हैं तो आपके रिश्तों के अंदर एक दरार पैदा शुरू होती है। तो ज़रूरत है हमें कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों को नेगलेक्ट करना सीखें। जैसे कि छोटी छोटी गलतियाँ इन द सेंस कि आप तो कई बार मैंने देखा है कि जो होता है ना कि छोटी सी इशू होता है कि एक खाने के अंदर नमक भी कम या ज़्यादा हो गया तो उसमें एक बड़ा इशू बना देते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी, ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को हमें नेगलेक्ट करना पड़ेगा ताकि हम हमारे रिश्ते जो हैं उनको और बेहतर बना सकें। बिकॉज आज के समय पे एज़ यू नो जो रिश्तों की अहमियत है वो कहीं ज़्यादा है, बट वेस्टर्न इम्पैक्ट एज कितना अफेक्ट कर चुका है इज यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट। तो ज़रूरत है कुछ ऐसे स्टेप्स लेने की हमें कि हम हमारे रिश्ते जो हैं वो किसी के साथ भी हो उन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आपकी ज़िंदगी में अगर कोई छोटे छोटे से ऐसे चीज़ें होती है जिन्हें आप नेगलेक्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल नेगलेक्ट कीजिए। छोटी बड़ी नहीं तो मैं कहूँगा आप एक जो कहते हैं ना कि पहले माफ़ करने की जो कला है वो सीख लीजिए आप, क्योंकि माफ़ी जो माफ़ कर देता है ना उससे बड़ा कोई होता नहीं है। आपने सुना भी होगा एक जो कहानी है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो ऐसे ही आप छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जब अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके रिश्ते जो हैं वो ज़रूर बेहतर होंगे इन फ्यूचर। तो ये था आज का कोट है दोस्तों। आई होप कि आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे एंड जो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं गलतियाँ लोगों से हो जाती है, आपसे भी हो जाती है, तो उन चीज़ों को नेगलेक्ट करें एंड लुक एट द बिग पिक्चर कि आपकी वो फैमिली है एंड हाउ यू शुड बिहेव विद अदर्स। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आज का जो सवाल है कि हु वॉन द 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। अब ये आज का सवाल है दोस्तों, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो मैं चाहूँगा कि आप में से जो लोग इस चीज़ का आंसर जानते हैं तो अभी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, एंड जो लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं है या जिन लोगों को पता नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप इसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लीजिए। उससे होगा क्या कि आपको एक आइडिया लगेगा चीज़ों के बारे में, यानी कि जो एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडिया ये प्राइज़ है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है, किसे दिया गया है इस साल का, या जो पहले के जो विनर्स रहे हैं वो कौन कौन है। तो ये सभी चीज़ें जब आपको पता लगेगी तो डेफिनेटली यू विल बी मोर अवेयर अबाउट थिंग्स अबाउट इट। तो उसके बाद में जो आप रिसर्च कर लें देन उसके बाद में अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स आर्टिकल्स। आज है 20th of October एंड आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है कि एन अपॉर्चुनिटी टू रिकास्ट इंडियाज़ फूड सिस्टम। अब डियर फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है, आप इस बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि जो फूड सिस्टम के एलिमेंट्स है, रिसोर्स एंड वेस्ट रिकवरी या फिर फूड प्रोडक्शन है,
डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्रीगेशन है, फूड प्रोसेसिंग है, एंड ऐसे ही परचेजिंग पावर है। तो ऐसी चीज़ें जो है एक सर्किल के अंदर चलती है, एंड इसी को हम बोलते हैं फूड सिस्टम। अब डिफरेंस जैसे आपको पता है, हमारी कंट्री जो है सरपास कर चुके हैं चाइना को पॉपुलेशन के अंदर, तो वी आर नाउ नंबर 1 एट पॉपुलेशन। तो ऐसे में इतने बड़े देश के अंदर इतने सभी लोगों को एक साथ खाना प्रोवाइड कराना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसे में जब हम देखते हैं कि हमारे पास इतना पोल्यूशन है, इतना इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, इसके बाद भी अगर हम खाना प्रोवाइड कर दे रहे हैं एट अ लेवल, तो एक काफ़ी रिकमेंडेबल चीज़ है ये। तो वर्ल्ड फूड डे को ध्यान में रखते हुए राइटर ने कहा है कि इंडिया एज द कंट्री विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन फेसेस यूनिक चैलेंजेस इन मैनेजिंग इट्स फूड सिस्टम। अब फूड सिस्टम होता क्या है दोस्तों? फूड सिस्टम का एक पर्पस होता है कि जो न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी है फॉर ऑल वाइल ऑल्सो प्रोवाइडिंग इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी फीचर्स टू फूड प्रोड्यूसर्स। अब जो फूड सिस्टम है, इसका मतलब ये है कि आप जो खाना उगा रहे हैं, खाना जैसे जो रॉ मटेरियल्स होता है, अनाज है, दालें हैं या फल सब्जियां हैं, तो ये सभी जब उगाते हैं तो सिर्फ एक प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना नहीं लोगों को, बल्कि उसके साथ जो इन सभी फसलों को उगा रहा है उस फार्मर को भी इस चीज़ से फ़ायदा हो। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे अगर एक वेल लेवल मतलब अच्छे लेवल पे हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं किन्हीं चीज़ों का, बट फार्मर्स के पास जो है एक जो प्रॉपर इकोनॉमी है या फिर प्रॉपर जो प्राइस है उस खाने की वो नहीं पहुंच पा रही। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो पर्पस जो है फूड सिस्टम का वो यही है कि एक मिनिमल लेवल जो है या एक कहते हैं ना एक अपर लेवल तक एक ऐसी फूड प्रोडक्शन हो जहाँ पे सभी को एक न्यूट्रिशन खाना मिल सके। उसके साथ ही जो उस खाने को उगा रहे हैं यानी हमारे फार्मर भाई जो हैं या किसान जो भाई हैं, उन सभी तक एक सही प्राइस जो है उस फूड की वो पहुंच सके, एंड ऐसी चीज़ें जो है वो और प्रोड्यूस करें। यानी कहते हैं ना कि उनको भी एक एफर्ट लगेगा कि हाँ, उनको भी एक अपनी अप्रिसिएशन मिलेगा कि मैंने जो चीज़ काम किया है, यानी कि जो फल जो या फ्रूट जो अनाज जो भी उगा है उसका वो सही दाम मिल रहा है। तो यही चीज़ बताई गई है इसके अंदर कि इतनी बड़ी रिसोर्सेज यानी कि इतनी बड़ी कंट्री के अंदर सभी चीज़ों को मेंटेन करना एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग की बात है। इंटरकनेक्शन ऑफ फूड सिक्योरिटी। अब फूड सिक्योरिटी जो वो इंटरकनेक्टेड है दोस्तों, वो कनेक्टेड है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के साथ, लाइवलीहुड के साथ, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी के साथ विद फूड सिस्टम। अब दोस्तों होता क्या है कि अगर मैं बात करूँ आपसे कि कोई भी अनाज अगर उगाना है या कोई भी फसल आप मान लीजिए अगर वो उगानी है हमें, तो उसके अंदर अलग अलग फैक्टर्स काम में आते हैं। जैसे कहाँ पे कितनी बारिश हो रही है, यहाँ पे कहाँ पे कितनी गर्मी हो रही है, एंड जो लाइवलीहुड है लोगों का वो कितना इम्पैक्ट हो रहा है उससे, यानी कि लोगों के पास जो है प्रॉपर मात्रा में उस चीज़ की कमी नहीं हो रही है। कहते हैं ना माल न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रिशन डेफिशिएंट, ऐसा तो नहीं है कि कहीं तक लोगों तक पहुँच ही नहीं रहा है। और जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं तो डेफिनेटली जो एक फूड सिस्टम है इसके अंदर एक खलल पैदा होती नज़र आती है, क्योंकि इतने सारे चैलेंज को एक साथ कंट्रोल करना ये एक बहुत बड़ी बात है। अब डबल बर्डन है माल न्यूट्रिशन का दोस्तों की कैसे एक डुअल चैलेंजेस जो है इंडिया फेस कर रहा है। एक तरफ हम देखते हैं कि कई ऐसा एक वर्ग है या फिर कई ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों के पास एक प्रॉपर जो है 2 टाइम का या 1 टाइम का खाने के लिए फूड नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि जो दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ओबीस हैं, यानी कि कुछ ऐसे लोग जिनके पास सफिशेंट मात्रा में जो न्यूट्रिशन या फिर फूड है वो है, बट वो इतना ज़्यादा है कि वो लोग ज़्यादा खा लेते हैं, डेफिनेटली जो उसके बाद बीमारियाँ होती है ओबीसनेस की वो उन्हें फेस करनी पड़ती है। तो ऐसे डबल बर्डन्स हैं आज के समय पे इंडिया के ऊपर। जैसे कि राइटर ने लिखा भी है कि इंडिया फेसेस अ डुअल चैलेंजेस ऑफ माल न्यूट्रिशन, पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज व्हाइल अनदर सेगमेंट ग्रैपल्स विद ओबेसिटी ड्यू टू इम्बैलेंस्ड डाइट्स एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अब वही कि कैसे एक तरफ जो है लोगों के पास 1 टाइम का खाना खाने की भी यानी कि इतना भी अनाज नहीं है कि वो एक समय अपना पेट भर सके, और इसकी वजह से वो माल न्यूट्रिशन से अफेक्ट हो जाते हैं, उनके पास न्यूट्रिशन टाइम पे नहीं पहुंच पाता, उनकी वजह से कई सारी बीमारियाँ जो हैं वो लग जाती है। और वही दूसरी तरफ ऐसा एक सेगमेंट भी है जिनके पास पर्याप्त मात्रा में जो है वो फल सब्जियां एंड सब कुछ है, एंड उसके बाद जब वो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ओबेसिटी एक का कारण है। इम्बैलेंस डाइट जो है, एक तरफ तो जो डेफिशिएंट है, एक दूसरी तरफ इम्बैलेंस डाइट, तो ये भी एक खतरा है कि अगर पहुंच रहा है तो उसका कैसे सदुपयोग करना है। तो ये भी एक कंट्रोल में लाने वाली चीज़ है कि अगर आपके पास प्रॉपर मात्रा में एक अनाज है तो आप उस चीज़ को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इकोनॉमिक चैलेंजेस बताए गए हैं कि कैसे ये फूड सिस्टम जो है वो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो है फार्मर्स के लिए वो इतना ज़्यादा कैसे अफेक्ट करता है। क्योंकि दोस्तों कि आपको पता है कि पिछले कुछ समय से जो वेदर कंडीशंस हैं या क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो काफ़ी एडवर्स चल रही है भारत के अंदर। कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश है, कहीं पे बिल्कुल हो नहीं रही है,
अनरेगुलर जो एक पीरियड है बरसात का, यानी कि हम देखते हैं कि पहले का जुलाई के अंदर बारिश जो है स्टार्ट हो जाती थी नॉर्दर्न इंडिया में, वो अब कहीं जाके अगस्त लास्ट के अंदर शुरू होती है एंड काफ़ी जल्दी जो है मानसून यहाँ से चला जाता है। तो ऐसे ही कुछ चीज़ों के कारण जब एक प्रॉपर बारिश नहीं होती है या फिर किसान के खेत में जब पानी प्रॉपर नहीं पहुँच पाता है, तो डेफिनेटली जो चीज़ें हैं, यानी कि जो भी अनाज उसने उगाया है उसकी ग्रोथ सही नहीं होगी एंड उसको देखना पड़ेगा एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम की ओर। और उनमें से कुछ है MG नरेगा। तो MG नरेगा क्या करता है कि एक 100 डेज़ का एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है जिसके तहत कोई भी जो लेबर है उनको 100 डेज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। तो ये एक अल्टरनेटिव है इस किसानों के लिए। जैसा कि लिखा गया है कि फार्मर्स इन इंडिया स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट लीडिंग टू रिलायंस ऑन नॉन फार्मर इनकम सोर्सेज। अब ऐसे कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण जब बरसात नहीं होगी, यहाँ पे कहीं पे सूखा पड़ा होगा, तो एक फार्मर जो है वो प्रॉपर तरीके से कहीं भी अनाज नहीं उगा पाएगा या कोई भी फसल जो है वो नहीं उगा पाएगा एंड उसकी वजह से जब इनकम नहीं होगी तो उसे दूसरे इनकम सोर्सेज जो हैं उनकी तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करूँ दोस्तों तो मेक इंडियाज़ फूड प्रोडक्शन सिस्टम वल्नरेबल। अब डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज है एंड चेंजिंग क्लाइमेटिक पैटर्न सच एज डिक्लाइनिंग सॉइल हेल्थ एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि हमने जो हमारी पुरानी डिस्कशन थी उसके अंदर कैसे दो जो प्रकार के एक फार्मर्स होते हैं, एक वो जो उनके पास एम्पल अमाउंट के अंदर सभी रिसोर्स अवेलेबल होते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे कुछ फार्मर्स हैं जिनके पास अपनी खुद की कुछ लैंड नहीं है बट वो दूसरों के ज़मीन पर जो जाके है अपना काम करते हैं एंड देन अर्न लाइवलीनेस। तो ऐसे में क्या होता है कि जिनके पास अच्छा खासा पैसा है या फिर जो वेल्दी लोग हैं या जो वेल्दी फार्मर्स हैं वो अपने हिसाब से अपने खेतों के अंदर क्या कहते हैं कि ग्राउंड वाटर जो है हम कहते हैं ना बोरवेल करा लेना, तो बोरवेल कराते हैं, उनके पास एक एडवांटेज आता है एंड उसके बाद वो अपने खेतों के अंदर एक फसल उगा पाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे जब हर जगह पे जब हम देखते हैं ना कि कैसे हर जगह एक बोरवेल है, यानी मैं जब जाता हूँ हमारे गाँव की मतलब मैं देखता हूँ कई जगह पे बोरवेल लगी हुई है। तो ऐसे में जब एक्स्ट्रा जब लोग लगाएंगे, यानी कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने खेतों में, तो कहीं ना कहीं जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल बिल्कुल कम होगा। और उसके साथ साथ भी सॉइल हेल्थ जो है, आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक खाद जो है वो काफ़ी कम हो गई है एंड केमिकल जो बेस्ड खाद होती है, केमिकल बेस्ड जितने भी जो हम कहते हैं ना कि कीटनाशक होते हैं ये सभी, तो इन सभी से क्या हो रहा है कि जो मिट्टी की जो उर्वरता है वो कम हो रही है। उर्वरता मतलब जो ह्यूमस जो होता है वो कम हो रहा है। और इन्हीं कुछ कारणों के कारण हमने देखा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी काफ़ी कमी आ रही है धीरे धीरे। जैसा बताया ना मैंने आपको कि कैसे ग्राउंड वाटर कम हो रहा है या फिर सोइल इरोजन हो रहा है। तो इन सभी कारण के कुछ कारणों के कारण जो फूड प्रोडक्शन इंडिया का वो एक नेगेटिव वे में अफेक्ट हो रहा है। अब ड्राइड अप्रोच बताई गई है कि कैसे एक त्रिकोणीय जो अप्रोच होती है ड्राइड अप्रोच वो इन्वॉल्व करती है कि कैसे कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और मिडलमैन जो है इस फूड सिस्टम के अंदर वो अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं इस फूड सिस्टम को सुधार करने में। डोंट वरी, अगर आपको अभी तक चीज़ें जो है मुश्किल लग रही हैं तो मैं आपके लिए लास्ट में समराइज कर दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। शिफ्ट इन कंज्यूमर डिमांड, शिफ्टिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस टुवर्ड्स हेल्थियर एंड मोर सस्टेनेबल डाइट्स इज क्रूशियल। अब डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कई बार कि सोशल मीडिया के ज़माने के अंदर हम देखते हैं कि कई ऐसे फूड व्लॉगिंग चैनल्स जो हैं, आपने देखा भी होगा कि कैसे कई लोग जो हैं फूड व्लॉगिंग करते हैं, मतलब अलग अलग जगह जाना एंड जो कंपनीज़ हैं या फिर रेस्टोरेंट हैं उनका खाना प्रमोट करना। तो ऐसे में आजकल मैं सभी लोग जो है ये चीज़ें देखते हैं कि फ़ास्ट फूड जो है उसका चलन जो है वो कहीं ज़्यादा है, यानी कि फ़ास्ट फूड जो है वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू हेल्दी फूड। तो ऐसे में ज़रूरत है हमें कुछ ऐसे शिफ्ट करने की या फिर ऐसे कुछ चेंजेस करने की जहाँ पे जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एक रोल प्ले कर सकते हैं चीज़ों को सही करने में। वो कैसे कि जब वो लोग एक ऐसे अल्टरनेटिव की ओर फोकस करेंगे लोगों का, यानी कि जहाँ पे वो लोग फास्ट फूड का एक प्रमोशन करते हैं उसकी जगह अगर वो जो हम कहते हैं ना हेल्दी फूड, अगर हेल्दी फूड का प्रमोशन करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ों को थोड़ा और मदद मिलेगी। लोग जो है थोड़ा और इन्फ्लुएंस होंगे टूवर्ड्स हेल्थ, वो अपने हेल्थ के बारे में थोड़ा और सोचेंगे एंड दे विल गो फॉर हेल्दियर अल्टरनेटिव्स। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि सरकारों को और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उन सभी को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ हाथ मिलाना चाहिए ताकि चीज़ें जो है जनता तक ईजीली पहुंच सके। और इसके साथ ही सपोर्ट फॉर फार्मर्स बताया गया कि कैसे नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग इज अ स्टेप इन दिस डायरेक्शन बट मोर फंडिंग एंड स्केलिंग आर रिक्वायर्ड।
अब दोस्तों होता क्या है कि कई बार हम देखते हैं कि सब्सिडीज़ जो हैं वो किसानों भाइयों को दी जाती है। होता है ना कई बार कि कई बार आप बिल जमा करा दीजिए जितना भी है आपके खेत का, दैन उसके बाद में आपको कुछ सब्सिडी जो है वो वापस मिल जाएगी। या फिर आजकल देखते हैं कि अलग अलग कंपोनेंट जो हैं, जो भी चीज़ें खेत में इस्तेमाल होने वाली, चाहे वो खाद हो, बीज हो, या जो भी अलग अलग चीज़ें हैं, उन सभी पे सरकार आपको एक इंसेंटिव या फिर एक जो मतलब कहते हैं ना कि पे बैक दे, वो ज़रूरत देती है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि इन चीज़ों को थोड़ा और ईज़ किया जाए किसानों के लिए। यानी कि पहले क्या होता है कि आप पूरा पैसा पे करते हैं, दैन उसके बाद में कुछ जो है सरकार आपको वापस करती है। तो इससे अच्छा एक चीज़ ये हो सकती है कि पहले ही आप उनके लिए इस चीज़ को कम कर दीजिए। यानी कि मान लीजिए सरकार ने किसी किसान भाई से 1000 रुपये लिए, टोटल बिल 1000 रुपये का है, दैन उसके बाद में सब्सिडी काट के दैन आपको वापस 300 रुपये वापस कर देगी सरकार। तो ऐसे में ये ना करके पहले ही जब टोटल बिल आए तो उसी में ही सिर्फ 700 रुपये ही उनसे लिए जाए। तो ऐसे में किसानों को थोड़ा और मदद मिलेगी, उनको वेट नहीं करना पड़ेगा अपने पैसे वापस आने के लिए। एंड ऐसी और भी चीज़ें जो हैं वो सरकार कर सकती है ताकि फार्मर्स को जो है थोड़ा सपोर्ट मिले इस चीज़ के अंदर। सस्टेनेबल वैल्यू चेंज, अब इसकी बात करो दोस्तों तो फूड सिस्टम शुड बी ओरिएंटेड टूवर्ड्स मोर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव चेंज। Middlemen should prioritize direct procurement from farmers and encourage sustainably harvested produce. Agri-tech enterprises and farmer produce organizations can facilitate this transformation. अब मिडलमैन जो है उनका रोल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। किसान जो है हमारे देश के, वो किसी मंडी के अंदर, आपने देखा होगा जो अनाज मंडी होती है, वहाँ पे अपना जो अनाज है वो बेचने जाते हैं। दैन उसके बाद शॉपकीपर ख़रीदता है, एंड देन उसके बाद आप उस जो शॉपकीपर है उससे आप सामान लेते हैं या फिर वो जो अनाज है वो लेते हैं। तो ऐसे में धीरे धीरे जैसे स्टेप बढ़ते जाते हैं तो जो प्राइस है वो बढ़ती जाती है किसी भी अनाज की। मान लीजिए किसान से किसी ने, जो मंडी वाला है, उसने 3 रुपये में कोई अनाज खरीदा, तो वो बेचेगा मिडलमैन को 4 रुपये में, एंड जो मिडलमैन है वो आपको बेचेगा 5 रुपये में। तो ऐसे चीज़ देखा ना आपने कि कैसी चीज़ें जो है महंगी होती जा रही है। तो ऐसे में ज़रूरत है एक स्टेप को कम करने की, यानी बीच में से जो 2 लोग हैं इनको कम किया जाए, एंड एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है कस्टमर और फार्मर के बीच में सिर्फ एक जने को रखा जाए, ताकि जो एक प्रॉपर प्राइस है वो जो अनाज की वो उस फार्मर तक भी पहुंच सके, एंड जो जनता है या फिर जो कंज्यूम करने वाले हैं उन तक भी सामान जो है एक फिक्स्ड प्राइस या फिर एक सही रेट तक पहुंचाया जा सके। तो ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जो फूड जो साइकिल है या फिर फूड सिस्टम जो एलिमेंट है इसको फिक्स कर सकते हैं। तो ये था डियर फ्रेंड्स आज का पहला आर्टिकल। आपने देखा कि कैसे जो फूड सिस्टम है, जो हमारा फूड सिस्टम है, उसके अंदर सिर्फ फूड प्रोडक्शन ही एक इशू नहीं है। फूड प्रोडक्शन के अंदर जो इश्यूज़ हैं, यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशंस है, ग्राउंड वाटर डिप्लीटिंग है, या फिर जो हमारे किसान भाई हैं उन तक एक प्रॉपर इनकम जनरेट करना या उनको एक प्रॉपर वैल्यू देना उनके प्रोडक्शन की। इसके साथ साथ में ही हमने देखा कि क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं इस चीज़ के, लोगों तक एक हेल्दी अल्टरनेटिव्स पहुंचाने की। तो ऐसी सभी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, जैसा आप इस फोटो के जो इस स्लाइड है इसके बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि सभी चीज़ें जो है वो आपस में जुड़ी हुई है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, या फिर किसान भाइयों के पैसे जो हैं। तो आई होप कि आपको ये पहला आर्टिकल समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड सेकंड आर्टिकल। आज का हमारा जो सेकंड आर्टिकल है फियर फैक्टर। अब ये बात आपको पता होगी दोस्तों कि कैसे पिछले कुछ दिनों से जो इजराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जा रहा है, एंड इसके अंदर बताया गया कि कैसे जो चीज़ें हैं, यानी कि आज से 40 साल पहले जो चीज़ें आसानी से हो जाया करती थी, अब यानी कि बातचीत तक की बात सीमित थी आज से 40 साल पहले, लेकिन अब वो जो चीज़ है वो एक वॉर का रूप ले चुकी हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि इस चीज़ को और ख़त्म किया जाए, बिकॉज हमास जो टेररिस्ट ग्रुप है वो तो इतना सफ़र नहीं कर रहा है, बट जो पैलेस्टीन के लोग हैं वो इजराइल के अटैक से बहुत ज़्यादा एक अपर लेवल तक एक काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हैं। इजराइल मिलिट्री बिल्डअप, अब इजराइल ने हाल ही के अंदर क्या किया है कि जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो तो कर ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ जो बॉर्डर है पैलेस्टीन का, वहाँ पे अपने जो बॉर्डर्स एरिया है वहाँ पे टैंक्स एंड मिलिट्री पर्सन जो है वो डिप्लॉय कर दिए हैं। अब गाज़ा बॉर्डर रेजिंग कंसर्न्स अबाउट पोटेंशियल ग्राउंड इन्वेजन। अब अभी तक तो सिर्फ रॉकेट लॉन्चर्स एंड जो बम्बार्टमेंट है ऊपर से यानी एयरप्लेन से वही हो रही थी, बट अब डर है ऐसा है कि अगर जो इजराइल के जो मिलिट्री मैन है अगर वो इन्वेस्ट कर जाएंगे, यानी ग्राउंड इन्वेजन जब होगा तो एक 1-on-1 कन्फ्रंटेशन होगा बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। तो ऐसी चीज़ों की संभावना लगाई जा रही है कि ये जो ग्राउंड या फेस टू फेस एक कहता है ना कि भिड़ाव जो है उसकी होने की पूरी संभावना है, एंड एनी टाइम गिवन टाइम में ये चीज़ हो सकती है, बिकॉज इजराइल के जो मिलिट्री पर्सनस हैं वो दे आर डिप्लॉयड एट बॉर्डर। तो इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर इजराइल, अब जो यूएसए के प्रेसिडेंट है जो बाइडन साहब और यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक साहब,
उन्होंने कहा है कि वो सपोर्ट करते हैं इसराइल का जो राइट टू डिफेंड सेल्फ, इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं एंड बोथ कंट्रीज आर टूवर्ड्स इसराइल का पूरा साथ दिया है इन लोगों ने। एंड इसके बाद में अटैक ऑन हॉस्पिटल। अब हाल ही के अंदर जो अटैक हुआ है, यानी कि अभी जो अटैक, जैसे मैं आपको शुरुआत में बताया था ना कि कैसे जो अटैक हुआ है हॉस्पिटल में, जिसमें लगभग 500 से ज़्यादा जो लोग हैं फ़लस्तीन के अंदर, उनकी जान गई है। अब एक तरफ जो फ़लस्तीन के लोग हैं उनका कहना है कि जो बम्बार्डमेंट हुई है फ्रॉम इसराइल, इसकी वजह से जो हॉस्पिटल में जो लोग थे, यानी कि जो मरीज़ थे, उन सभी की जान गई है। वहीं इसराइल का ये कहना है कि जो फ़लस्तीन के द्वारा खुद के ही जो रॉकेट लॉन्चर्स है वही रीबाउंड होके एंड देन वही दोबारा से इस हॉस्पिटल पर गिरे हैं। तो इसके कारण जो नुकसान हुआ है वो इसराइल की जिम्मेदारी नहीं ही थी, बल्कि जो फ़लस्तीन के जो लोग हैं, यानी फ़लस्तीन के जो हमस टेररिस्ट ग्रुप है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर उन्हीं की वजह से जो बम्बार्डमेंट हुई हॉस्पिटल में, उसकी वजह से 500 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब बात करें ह्यूमैनिटेरियन एड की, तो लगभग बताया गया कि कैसे इसराइल ने अलाउड किया है 20 ट्रक्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड जो है गाज़ा के अंदर फ्रॉम इजिप्ट के हिस्सा, बिकॉज इसराइल और फ़लस्तीन का जो बॉर्डर है वो तो पूरी तरीके से सील हो चुका है। तो एक जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो पहुंचाई गई है गाज़ा के अंदर फ्रॉम इजिप्ट साइड। पर दोस्तों ये कहना कि जो 20 ट्रक है, यानी कि 20 ट्रक कितना ही सपोर्ट दे सकते हैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, जैसा कि मैंने आपको बताया ना अभी कि कितने लोग हैं, यानी कि इसराइल एंड फ़लस्तीन दो अलग अलग देश हैं। फ़लस्तीन में कितने सारे लोग हैं, अब उन सभी को, यानी कि अगर मैं मान के चलूँ, अगर लगभग एक रफ़ आइडिया इतना है कि 2 मिलियन लोग अगर फ़लस्तीन में रहते हैं, तो वहाँ पे अगर सिर्फ 20 ट्रक पहुँचाया जा रहा है तो उससे क्या ह्यूमैनिटेरियन एड होगा। ये तो मतलब ये एक सोचने वाली बात है। आप भी सोच सकते हैं इस चीज़ की कि 20 ट्रक है वो एक मिनिमल अमाउंट है कि इनसे कितने ही लोगों की मदद हो पाएगी। कलेक्टिव पनिशमेंट जो है वो बताया गया कि कैसे कॉजिंग हाई सिविलाइजेशन कैजुअलिटीज एंड सफरिंग अमंग पैलेस्टीनियन इन गाज़ा। इट आर्ग्यूज दैट दिस अप्रोच नॉट इम्प्रूविंग द सिक्योरिटी सिचुएशन। अब ऐसे में कि एक कलेक्टिव पनिशमेंट जो है इसराइल की तरफ से, यानी कि इसराइल का एम क्या था कि वो सिर्फ हमस के जो लोग हैं उनको मारे, बट क्योंकि फ़लस्तीन के लोग भी वहीं हैं एंड जो हमस के लोग हैं वो एक साथ ही एक जगह पे है, तो ऐसे में अलग अलग करके जो अटैक है वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में जो एक अटैक हो रहा है फ़लस्तीन में, उसमें हमस के जो लोग हैं उनकी भी जान जा रही है, प्लस जो फ़लस्तीन के लोग हैं उन्हें भी सफ़र करना पड़ रहा है। तो अगर ऐसे में अगर इसराइल ने पूरा ठान ही लिया है कि वो अब फ़लस्तीन को ख़त्म ही करेगा, तो ऐसे में धीरे धीरे जो अप्रोच बढ़ा रहा है इसराइल, जैसे मिलिट्री कन्फ्रंटेशन या फिर मिलिट्री का डिप्लॉय करना, तो ऐसे में चीज़ें सॉल्व नहीं होने वाली है एंड चीज़ों को जो है वो एक इस अप्रोच से ले जाना पड़ेगा कि बातों से जो है या फिर टेबल पे बैठ के चीज़ों को सॉल्व करने की ज़रूरत है, ना कि इस चीज़ को और ज़्यादा हाईलाइट करने की। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने कहा है कि कैसे इस स्ट्रैटेजी जो है इस बार वो एक इजी स्ट्रैटेजी नहीं होगी एंड इस बार जो है पूरा जो है बदल लिया जाएगा। सच अ स्ट्रैटेजी may not offer an easy solution and could lead to a prolonged urban war। अब क्योंकि इन्होंने कहा था कि हमस को जो है पूरी तरीके से क्रश कर देंगे, यानी बेंजामिन नेतन्याहू है, उन्होंने कहा है कि इस बार जो है हमस को ज़्यादा मौका नहीं दिया जाएगा एंड इस तरह से पूरी तरीके से जो है उसको क्रश कर दिया जाएगा। बट ऐसी जो अप्रोच है प्राइम मिनिस्टर की इसराइल के, उनकी ये सोच के कारण जो एक कोई खासा सॉल्यूशन तो देखने को नहीं मिल रहा है, बट एक प्रोलॉन्ग जो वॉर है वो ज़रूर हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि जो प्राइम मिनिस्टर इसराइल के वो थोड़ा और सेंसिबली सोचे इस बारे में कि कैसे अगर लोगों की जान जा रही है तो ऐसे में इस वॉर को और लंबा लेके जाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एंड इस पर थोड़ा सा सोच विचार करने की ज़रूरत है कि कैसे चीज़ों को और ईजीली विदाउट वॉर सॉल्व किया जा सकता है। Hamas rise to prominence. The Hamas against influence in Gaza due to the failure of Fatah and Palestine Liberation Organization. If Israel diminishes Hamas influence, it remains unclear what would follow. तो ऐसे भी पहले ही जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पिछला डिस्कशन था उनमें बताया गया था कि कैसे जो आज हमस कर रहा है उससे पहले जो पैलेस्टीन PLO है या फिर फतेह की जो लोग हैं उन्होंने चीज़ को ट्राई किया था, बट चीज़ें जो है उस समय सॉल्व नहीं हो पाई। तो ऐसे में बार बार इसराइल को जो अटैक जो है फेस करने पड़ रहे हैं, तो इस समय इसराइल एक परमानेंट सॉल्यूशन की ओर जाने की सोच रहा है। द अनएड्रेस्ड पैलेस्टीन क्वेश्चन जो है वो अभी तक बना हुआ है कि पैलेस्टीन के जो लोग हैं वो क्या चाह रहे हैं एंड हमस के जो लोग हैं वो क्या चाह रहे हैं, यानी कि इसराइल और पैलेस्टीन के जो लोग हैं वो आपस में कितना एक जो कहते हैं ना कि माइंड बैटल जो है वो चलती है एंड चीज़ों को कैसे और सॉल्व करने की ज़रूरत बताई गई है। US का रोल डिप्लोमेसी के अंदर, अब USA के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन साहब, अब उन्होंने जब
प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते थे तो वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जीते थे। यानी कि जब इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही थी तो उन्होंने कहा था कि मैं कैसे, यानी कि जो बाइडेन जो है वो इस दुनिया के अंदर और प्रोस्पेरिटी पीस की बात करेंगे एंड इस पूरे वर्ल्ड के अंदर एक पीस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इसी जो भाषण था इसके कारण ही उन्होंने इस बार का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था वो जीता था। बट चीज़ें जो है वो उल्टी नज़र आती है हमें कि कैसे जो यूएसए का एक रोल है इस लड़ाई में वो प्रो इज़राइल है एंड जो सपोर्ट है वो पूरी तरीके से इज़राइल की ओर है। बताया गया कि कैसे अमेरिका जो है could play a role in pressurizing Israel to stop bombing and engage in diplomatic efforts with regional powers। अब इतना जब इन्फ्लुएंस है यूएसए का तो यूएसए को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी चीज़ें जो हैं, या फिर जो बाइडेन का जो कहना था कि वो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक पीस अटेन करेंगे या फिर पीस लाएंगे, तो ऐसे में उनको ज़रूरत है दोनों ही पार्टीज़ को साथ में लेके बैठने की एंड एज अ वर्ल्ड लीडर ज़रूरत है कि वो दोनों ही जो पार्टीज़ हैं इनके बीच में एक सुलझा, जो कहते हैं ना कि एक मध्यस्थता का रास्ता निकालने की कुछ ज़रूरत है। और यही एक समय है जहाँ पे यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन वो इजराइल के ऊपर अपना एक दबाव जो है बना सकते हैं टू स्टॉप बम्बार्डिंग ऑन पैलेस्टीन। तो ये फ्रेंड्स देखा आपने कि कैसे अभी जो समय है ये एक हाई टाइम है एंड बेंजामिन नेतन्याहू का जो इस समय एक रोल है या फिर एक जो अप्रोच है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। ही इज़ ऑल ये वो चाहते हैं कि इस बार ये जो बार बार अटैक्स होते हैं ना गाज़ा की तरफ, गाज़ा से इजराइल की ओर, उन सभी को बंद कर दिया जाए एंड इस बार हमस का जो है वो एकदम नाम निशान मिटा दिया जाए बाकी, ताकि बार बार इजराइल के लोगों को ऐसे फेस ना करना पड़े। और इसके कारण जो हैवी बम्बार्टमेंट है या फिर मिलिट्री जो ऑपरेशंस हैं वो चलाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे जो है लॉन्ग वॉर जो है लंबा चलता जाएगा। लेकिन अब ज़रूरत है यूएस को एक जो कहते हैं ना मिडल मैन बनने की एंड दोनों ही पार्टीज़ जो हैं पैलेस्टीन और इजराइल इन दोनों बीच में खड़ा होने की एंड समझाने की ज़रूरत है कि कैसे वॉर जो है एक रास्ता नहीं हो सकता है बल्कि टेबल पर बैठ के चीज़ों को सॉल्व करने का समय है। बिकॉज ऑलरेडी लगभग बहुत सारे जो लोग हैं, लगभग अराउंड 10,000 से ज़्यादा जो लोग हैं दोनों ही देशों के, वो अपनी इस वॉर के अंदर जान गंवा चुके हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हो, मरीज़ हो, बूढ़े बुजुर्ग हो। तो ऐसे में जो चीज़ें हैं वो और सिर्फ उलझती ही जाएगी, चीज़ें सॉल्व करने का नाम नहीं लेगी। तो अब ज़रूरत है दोनों ही पार्टीज़ को साथ में बैठने की एंड चीज़ों को सॉल्व करने की। नाउ डियर फ्रेंड्स लेट्स मूव टुवर्ड्स हेडलाइंस। आज की कुछ हेडलाइन जैसे कि चाइना बिल्डिंग इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल फास्टर देन प्रीवियस एस्टिमेट यूएसए। अब यूएसए की जो इंटेलिजेंस है उन्होंने कहा है कि जो चाइना अपना न्यूक्लियर आर्सेनल है वो उसको पुरानी रेट से भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। यानी कि आज के टाइम पे हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर चीज़ें जो है यानी न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो है उन पर रोक लगी थी, बट चाइना जो है इनको वापस शुरू कर रहा है एंड पहले से ज़्यादा एक्टिवली इन चीज़ों को डेवलप कर रहा है। महसा अमीनी हुज डेथ लेड टू प्रोटेस्ट अवार्ड EU ह्यूमन राइट्स प्राइज। अब हाल ही के अंदर जो एक प्रोटेस्ट हुए थे उनमें जो महसा अमीनी थी उनकी जान चली गई थी और उसी कारण जो प्रोटेस्ट हुए थे तो उन्हीं को इस साल का जो यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट्स प्राइज़ है वो दिया गया है। गूगल ने भी आईफोन की तरह यानी एप्पल की तरह इस बार कहा है कि हम भी जो है यानी गूगल जो है वो पिक्सल जो फ़ोन आते हैं उनकी असेंबली जो है वो इंडिया में शुरू करेगा फ्रॉम 2024। एप्पल ऑलरेडी कर चुका है एंड नाउ गूगल इज़ ऑल्सो ऑन द लाइन टू असेंबल दैट पिक्सल फोन्स इन इंडिया। वानखेड़े स्टेडियम में जो सचिन तेंदुलकर के स्टैचू है वो जल्द ही लगाने की बात की गई है। जो मुंबई क्रिकेट अकेडमी है या फिर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन जो है MCA है, उनका कहना है कि जल्द ही सचिन तेंदुलकर नाम का जो स्टैंड है वो तो पहले से ही वानखेड़े स्टेडियम में है, बट अब एक बड़ा स्टैचू जो है वो भी लगाया जाएगा सचिन तेंदुलकर इन वानखेड़े स्टेडियम। सो या दैट्स अबाउट टुडेज एपिसोड ऑफ लॉ क्लासेस। डियर फ्रेंड्स ये था आज के कुछ हेडलाइंस एंड आर्टिकल्स। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिए मेरे साथ में। आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है या फिर कोई भी आपका सजेशन है, अपने आंसर्स प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। शेयर कीजिए इस वीडियो को एज मच एज पॉसिबल अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। रोज़ आपको वीडियो देखने को मिलेगी। करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, आप शॉर्ट्स भी जो है वो देख सकते हैं। मैं करंट टॉपिक्स के ऊपर शॉर्ट्स बनाते रहता हूँ एंड सपोर्ट कीजिए रहो क्लासेस को। एंड या दैट्स इट, दिस इज रुपेंद्र शेखावत साइनिंग ऑफ। जय हिंद एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।